तो अगर ये assumption कैसे थी कि जवाबी कार्रवाई नहीं होगी, कैसे assume कर लिया गया? मैं एक बात कह रहा हूं, हम मारेंगे और दूसरा जवाब नहीं देगा। नहीं, उनका ख्याल था इतनी बड़ी जवाबी कार्रवाई नहीं होगी, तो अगर छोटी सी जवाबी कार्रवाई को रखा जाता तो फिर तो वो सफिशिएंटली तैयार थे। तो बेसिस का प्रॉब्लम वहीं से हुआ कि आपने दुश्मन के रिएक्शन की असेसमेंट गलत की। तो आपने असेसमेंट तो उसके रिएक्शन इंडिया वालों ने जवाब में मारा ज्यादा हमें, क्या आपने असेसमेंट तो उसके रिएक्शन की ही करनी थी ना। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रज्ञेश और आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया। इस वीडियो में आप देखोगे कि पाकिस्तान आर्मी के जनरल बता रहे हैं कि कैसे परवेज मुशर्रफ ने कारगिल और उसके आसपास के एरिया को हथियाने की नाकाम कोशिश की और उनको मुंह की खानी पड़ी। भारत ने इस कोशिश का सिर्फ मुंह तोड़ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान को दुनिया के सामने मुंह तोड़ ही दिया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे युद्ध को रोकने के लिए नवाज शरीफ को अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के पास जाकर उनके सामने हाथ पैर जोड़ने पड़े कि कैसे भी करके भारत को मनाए यह जंग रोकने के लिए। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को एंजॉय करते हैं। जनरल शाहिद अजीज साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद करता हूँ। सबसे पहले कारगिल से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि बड़ी कंट्रोवर्सी उसी के दाएं बाएं घूम रही है। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब से हमने पूछा कि क्या उस वक्त वज़ीर आज़म से आपने इजाज़त ली? उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। एक छोटा लोकलाइज्ड इवेंट था LOC के ऊपर और वो गोली आए, एक तो जवाब में गोली मारनी है नहीं मारनी, प्राइम मिनिस्टर से तो इसकी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कहते हैं कि सवाए 4 के किसी को पता नहीं था। वो इससे ज़रा मुख्तलिफ कहानी बयान करते हैं। प्रोटोकॉल वाइज क्या चीज़ें, SOPs क्या थे, किस किस को पता होना चाहिए था? नहीं, मैं समझता हूं कि अगर उस नौयत का ऑपरेशन होता जैसा कि जनरल मुशर्रफ बयान कर रहे हैं कि अगर बॉर्डर पर गोली चल जाती या एक आध मोर्चे पे कोई झगड़ा होता कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार है या उस पार है, तो फिर तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं थी। ये एक नॉर्मल काम है जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कश्मीर में होता रहता है, मैं भी वहाँ रहा हुआ हूँ। लेकिन ये इस नौयत का ऑपरेशन था नहीं, क्योंकि जो इसका अंजाम निकला वो सबके सामने है। कितना फिर जनरल मुशर्रफ खुद कह रहे हैं कि हमने कितना बड़ा एरिया कब्जे में ले लिया, एक टैक्टिकल ऑपरेशन के स्ट्रेटेजिक नताइज निकले, तो ये फिर छोटी सी नौयत की बात तो ना हुई। आप कहते हैं आर्मी रेगुलर्स को भेजा गया? जी हाँ, आर्मी रेगुलर्स को भेजा गया और NLI यूनिट्स, हालांकि वो इन दैट सेंस उस वक्त आर्मी रेगुलर्स नहीं थे, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर के नीचे कमांड कर रहे थे। और ये कहना कि वो रेंजर्स और FC की नौयत के ट्रुप्स हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। रेंजर्स और FC जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे परफॉर्म करती है। क्या नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ही थी या उसके अलावा भी? नहीं, रेगुलर यूनिट्स भी थी। रेगुलर यूनिट्स भी थी जी। कितने लोगों को भेजा गया था? नहीं, इससे मैं वाकिफ नहीं हूँ कि कितने लोगों को भेजा गया, लेकिन 500-600 लोग नहीं थे यकीनन। आपने कहा हजारों जवानों का खून जो है वो वहां बहा नहीं, दिया। मुझसे पूछा गया था कितने थे, मैंने कहा मुझे कैजुअल्टी नहीं पता, शायद हजारों का खून बहा से मतलब है उसमें जख्मी भी शामिल हैं, लेकिन जो डेड बॉडीज थी, मैंने कहा मेरा एक अंदाजा था कि तकरीबन शायद 1000 होंगी, लेकिन मुझे बाद में बताया गया कि ये तकरीबन कुछ 600 से ऊपर लोग थे जो शहीद हुए, जनरल परवेज मुशर्रफ ने सबकी बॉडीज नहीं वापस ली गई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि 300 या इससे कुछ जायद का नंबर है, आप कहते हैं 600 है, डबल दैट नंबर है, और सबकी बॉडीज भी। और ये भी सुनी सुनाई बात है, क्योंकि मैं उन डिपार्टमेंट से मुंसलिक नहीं रहा जहां पर इनके आदाद शुमार लिख के जाते। बॉडीज क्यों नहीं वापस ली हमने? कुछ बॉडीज नहीं ली, शायद इसी वजह से कि कैजुअल्टीज नहीं बताना चाहते थे कितनी हुई हैं। और अगर 500-600 आदमी थे और उसमें 300 मारे गए, तो आधी फौज तो जो हिस्सा ले रही थी वो तबाह हो गई। आप क्या समझते हैं कि ये एक नाकाम ऑपरेशन था? यकीनन। उसका कोई एग्जिट प्लान सोचा ही नहीं गया कि फॉलो आउट क्या होंगे और उसको हमने कैसे निपटना? प्लान भी नहीं था हमारे पास, यूनिट तो भेज दिया, उसके बाद नहीं सोचा क्या बनेगा। शायद पूरी तरह से तज्जिया नहीं किया गया कि बाहर से क्या दबाव पड़ेगा, इंडिया का क्या रिएक्शन होगा, एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगी। उन्होंने इसके बारे में सोचा था कि इसका बस जो असर सोच लिया कि हिंदुस्तान पर क्या दबाव पड़ेगा, सियाचिन के रास्ते कट जाएंगे, कश्मीर आप पर अपनी किताब में कहते हैं कि उनके पास और ऑप्शन थी, एयरपोर्ट भी, एक ले वाली स्ट्रिप भी उनके पास मौजूद थी। जी हाँ, उनके रास्ते नहीं कटते थे। जनरल साहब कहते हैं कि हमने इंडिया को शाहरग से पकड़ लिया था और वो सियाचिन तक और रसाई थी ही नहीं। नहीं, ऐसा है नहीं, क्योंकि जब ये नेशनल मिलिट्री ऑपरेशन सेंटर में ब्रीफिंग हुई थी कि सियाचिन के रास्ते कट गए, जो ब्रीफिंग GS हेडक्वार्टर ने दी थी, मैंने उस पर ऑब्जेक्ट किया था कि ऐसी बात नहीं है। फिर मुझे कहा गया आप GS हेडक्वार्टर के साथ बैठ के दोबारा तज्जिया करें। फिर मैंने अगले हफ्ते अपना तज्जिया पेश किया और तमाम वो तरीके बताए जिस तरीके से इंडिया उनको सप्लाई कर सकता था। तो सब जो रेगुलर यूनिट्स थी आर्मी की वो 10 कोर थी। जी, 10 कोर से यूनिट्स थी जो वहाँ डिप्लॉयड होती यूनिट्स। कब ये फैसला हुआ कि हम अब और यहाँ रुक नहीं सकते, हमें वापस निकलना? कुछ अरसे बाद, मुझे सही तारीख याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद जून के महीने में हमारी पोस्टें गिरना शुरू हो गई थी।
उसके बाद हमने ये देख लिया कि अब हमारे लिए उसके बाद मुझे एक दफ़ा कहा गया था कि तज्जिया करके बताएं कि इन पोस्टों का गिरना कैसे रोका जा सकता है। तो जब मैंने तज्जिया किया तो मुझे पता चला कि जिस इलाके में लड़ाई हो रही है उस इलाके में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं रह गई थी जिनसे हम इन पोस्टों का गिरना रोक सकते। एयरफोर्स हम इस्तेमाल कर नहीं सकते थे। तो मैंने एक मशवरा दिया कि कश्मीर में किसी और जगह एक छोटा सा महाज खोल के ताकि यहाँ से उनको ट्रुप्स निकाल के वहाँ ले जाने पड़े, क्योंकि कश्मीर से बहुत ज़्यादा तोपखाना और सिपा वहाँ पर गए हुए थे। तो ये एक वाहिद तरीका था कि उससे उनके ऊपर से दबाव हटाया जा सकता। विड्रॉल का फैसला किसने लिया कि फौज वापस बुला लें? अब तो अपने जवान शहीद हो रहे। देखिए, जो तो पोस्टें हमसे गिर गईं, हालांकि हमारे जवान बहुत ही दिलेरी से लड़े, लेकिन वो हालात कुछ इस किस्म के और तैयारी इस किस्म की नामुकम्मल थी कि जिसके ये असरात निकले। और बाकी फिर जब सीज फायर हो गया नवाज शरीफ साहब के अमेरिका जाने पर, तो उसके बाद फिर विथड्रॉल का फैसला हो गया। नवाज शरीफ साहब को अमेरिका भेजने में किसका रोल था? नवाज शरीफ का अपना या जनरल परवेज मुशर्रफ? मैं इस बात से वाकिफ फौज ने इस पे लेकिन ये बात यकीनी है कि जो मुशर्रफ साहब कह रहे हैं कि हमारी पोजीशन वहाँ मजबूत थी और अगर दुश्मन जितना मर्जी चाहता हमें वहाँ से नहीं निकाल सकता था, ये बात दुरुस्त नहीं है। हमारी पोजीशनें गिर रही थी। क्या ये बात दुरुस्त है कि हमारे साइड से सप्लाई लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी थी? हम अपने ही फौजियों को राशन और गोला बारूद देने में नहीं, इस तरह नहीं है। कोई सप्लाई लाइन उस पहाड़ के इलाके में ऐसी कोई सप्लाई लाइन नहीं होती। लोअर लेवल पर जाकर, पीछे लेवल पर तो सप्लाई लाइन होती है, लेकिन यह है कि जो चोटियां हमने पकड़ी हुई थी, हिंदुस्तान के ज्यादा फौज उन चोटियों पर कब्जा नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारी सिपाही बहुत दिलेरी से लड़ रहे थे। तो वो उन चोटियों के इर्द गिर्द वाले वादियों और नालों के अंदर भर गए थे, जिनकी वजह से छोटे लेवल पर रसद उनको नहीं पहुंचाई जा सकती थी। तो उन जवानों का क्या बना जो चोटियों पर कब्जा करके बैठे थे? लड़ते रहे वो। कई जगह पर तो विथड्रॉल ऑर्डर आने के बाद भी उन्होंने विथड्रॉ नहीं किया, और वो तमाम और वहीं पर आखिर गोली आखिरी इंसान तक लड़े, वहीं शहीद हो गए तमाम लोग। हम जिन बार बार जिक्र करते थे वो टाइगर हिल 5353, जी उस पर बहुत लड़ाई हुई। तो वो हमारे जवान कितने थे उन हिल्स के ऊपर? नहीं, मैं ये डिटेल से वाकिफ नहीं हूँ। कितना जिम्मेदार जानते हैं ये शहादतों का जनरल परवेज मुशर्रफ को? कितना जिम्मेदार ठहराता हूँ? देखिए, ये ऑपरेशन किसी बदनीयती से नहीं किया गया। प्लानिंग गलत थी, तैयारी नामुकम्मल थी, जो कि कमांडर FCNO को चाहिए था, बिकॉज वो डायरेक्ट ग्राउंड पे कमांडर थे, कि बताते कि मेरी क्या तैयारी है क्या। लेकिन क्योंकि जनरल मुशर्रफ का ये जायजा था कि दुश्मन का इतना बड़ा जवाबी कार्रवाई नहीं होगी, तो अगर ये assumption कैसे थी कि जवाबी कार्रवाई नहीं होगी? कैसे अज्यूम कर लिया गया? मैं एक बात कह रहा हूं, हम मारेंगे और दूसरा जवाब नहीं देगा? नहीं, उनका ख्याल था इतनी बड़ी जवाबी कार्रवाई नहीं होगी। तो अगर छोटी सी जवाबी कार्रवाई को रखा जाता तो फिर तो वो सफिशिएंटली तैयार थे। तो बेसिस का प्रॉब्लम वहीं से हुआ कि आपने दुश्मन के रिएक्शन की असेसमेंट गलत की। अगर वो असेसमेंट आपकी सही होती और दुश्मन का रिएक्शन, अब जनरल मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरी असेसमेंट गलत नहीं थी, उसका ओवर रिएक्शन था। तो आपने असेसमेंट तो उसके रिएक्शन इंडिया वालों ने जवाब में मारा ज्यादा हमें, क्या आपने असेसमेंट तो उसके रिएक्शन की ही करनी थी ना। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रज्ञेश और आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया। देशभक्ति की सोच से हमने ये चैनल शुरू किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।